हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल CJB क्लासेस इंस्टीट्यूट पर। मैं RK शर्मा। जैसा आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर रात 8 बजे SSC 2020 के लिए GK GS फुल डिस्कशन के साथ की प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं, जिसमें 5000 क्वेश्चनों का सीरीज चल रहा है। अब तक हमने इस प्रैक्टिस सेट को कराने में बहुत काम किए हैं, तो आज हम लोग चालू करेंगे सेट नंबर 1 GK GS की। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। दोस्तों, अगर आप पहली बार ये क्लास देख रहे हैं हमारे चैनल पर या पहली बार विजिट किए हैं, तो जितने भी क्लास छूट गई है आपकी, उसको आप देख लें, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। जितनी भी क्लासेस हमने कराई है, चाहे मैथ्स की हो, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे GK GS की हो, जितनी भी अब तक क्लासेस हो चुके हैं उनके वीडियो मैंने प्लेलिस्ट बना के प्लेलिस्ट सेक्शन में ऐड कर दिया है। वहां जाकर आप चैनल पर सारे क्लासेस रिकवर कर सकते हैं। टाइमिंग जान लीजिए, सुबह 10 बजे मैथ्स और रीजनिंग होता है और रात 8 बजे डेली GK GS की क्लास होती है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलते रहें। PDF और बुक्स मटेरियल पाने के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 1। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। तो हम लोग चालू करते हैं आज का सीरीज नंबर 1। हम लोग सबसे पहले पूरा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग लास्ट में डिस्कशन करेंगे सबको। तो चलिए, मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है जी, निम्न में से किस वस्तु का आयात सैंधव निवासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण था? ऑप्शन ए धातु एवं बहुमूल्य पत्थर, बी खाद्य संबंधित सामग्री, सी वस्त्रोत्पादन के कच्चे माल, डी धातु की भांड। इसका राइट आंसर जल्दी दें। जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी धातु एवं बहुमूल्य पत्थर। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। मेरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी 27 क्वेश्चन नंबर है, शेन शांग ने भारत भ्रमण कब किया? शेन शांग ने भारत भ्रमण कब किया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त के शासनकाल में, बी हर्ष के शासनकाल में, सी अशोक के शासनकाल में, डी कनिष्क के शासनकाल में। इसका राइट आंसर जल्दी दें। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी हर्ष के शासनकाल में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है शुंग वंश। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में किसने की थी? ऑप्शन ए पुष्यमित्र ने, बी कौटिल्य ने, सी अशोक ने, डी बिंदुसार ने। जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पुष्यमित्र ने। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। मेरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? यानी कि नीचे जो दिया हुआ है उसमें से निम्न में से कौन मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? ऑप्शन ए औरंगजेब, बी जहांगीर, सी हुमायूं, डी अकबर। इसका सही जवाब जल्दी दें। जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी जहांगीर।
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। भारत के स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई। ऑप्शन ए दिल्ली में, बी लखनऊ में, सी झांसी में, डी मेरठ में। जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी मेरठ में। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। भारत के साथ व्यापार करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? ऑप्शन ए हॉलैंड वासी, बी ब्रिटिश, सी फ्रांसीसी, डी पुर्तगाली। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी पुर्तगाली। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 32 है जी 1857 में लखनऊ में विद्रोह रिवोल्ट का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए तापिया टोपे ने, बी मौलवी अहमदुल्ला शाह ने, सी बिरजिस कादिर ने, डी बेगम हजरत महल ने। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी बेगम हजरत महल ने। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, बी लोक हितवादी, सी शिवनाथ शास्त्री, डी देवेंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी केशव चंद्र सेन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 34। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन ए 4 मार्च 1927 को, बी 4 मार्च 1928 को, सी 4 मार्च 1929 को, डी 4 मार्च 1930 को। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 4 मार्च 1928 को। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर। मेरा 35 क्वेश्चन है जी 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए चर्चिल, बी पामस्टर्न, सी बार एटली, डी ग्लेडस्टोन। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि पामस्टर्न। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मेरा क्वेश्चन नंबर है 36। क्वेश्चन नंबर 36 है जी कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? ऑप्शन ए नाना साहिब, बी तांतिया टोपे, सी कुंवर सी, डी लक्ष्मीबाई। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी नाना साहिब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए सरदार पटेल, बी मोहम्मद इकबाल, सी महात्मा गांधी, डी मौलाना आज़ाद। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी मौलाना आज़ाद। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 38 है जी महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? ऑप्शन ए सही साधन व सही लक्ष्य, बी अस्पृश्यता व मध्य निषेध,
सी खादी व चरखा, डी सत्य व अहिंसा। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी सत्य और अहिंसा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की? ऑप्शन ए बरकत उल्ला, बी सुभाष चंद्र बोस, सी लाला हरदयाल, डी राजा महेंद्र प्रताप सिंह। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर। जी हाँ, हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1931 ईस्वी में, बी 1939 ईस्वी में, सी 1921 ईस्वी में, डी 1930 ईस्वी में। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 1929 ईस्वी में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 41 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 41 को। 41 गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? ऑप्शन ए भांगर मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी बलथर मिट्टी, डी कटैल कैवाल मिट्टी। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कटैल कैवाल मिट्टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश कब हुआ था? ऑप्शन ए 1950 ईस्वी में, बी 1948 ईस्वी में, सी 1952 ईस्वी में, डी 1954 ईस्वी में। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी 1954 ईस्वी में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर है 43। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 43। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? ऑप्शन ए महानदी, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी नर्मदा। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कृष्णा नदी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 के ऊपर। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 44 है जी, निम्नलिखित समूह में से किस एक के देशों में भूमध्य रेखा गुजरती है? ए ब्राज़ील, जाम्बिया और मलेशिया, बी कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, सी ब्राज़ील, सूडान और मलेशिया, डी वेनेजुएला, इथियोपिया और इंडोनेशिया। जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के ऊपर। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 45 है जी, भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन ए डूरंडू रेखा से, बी मैकमोहन रेखा से, सी हिंडेनबर्ग रेखा से, डी रेड क्लिफ रेखा से। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी डूरंडू रेखा से। अब आप लोग अपना अपना क्वेश्चन को मिला ले, कितना सही हुआ और क्वेश्चन कितना गलत। अब हम लोग करते हैं डिस्कशन, ठीक है। हम लोग का क्वेश्चन जो 26 था, 26 क्वेश्चन नंबर का यहाँ पर डिस्कशन है जी। धातु एवं बहुमूल्य पत्थर सैंधव निवासियों के लिए आयातित वस्तु में से महत्वपूर्ण था। पॉइंट नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों का
मेसोपोटामिया के साथ व्यापार था। किसके साथ व्यापार था जी? मेसोपोटामिया के साथ व्यापार थे। किन लोगों का? सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों का। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है सिंधुवासी दक्षिण पश्चिम भारत, अफगानिस्तान, ईरान, मेसोपोटामिया आदि क्षेत्रों से विभिन्न वस्तु का व्यापार करते थे। ठीक है, सिंधुवासी दक्षिण पश्चिमी भारत, अफगानिस्तान, ईरान, मेसोपोटामिया आदि क्षेत्रों से वस्तुओं का व्यापार किया करते थे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उर मेसोपोटामिया का प्रवेश द्वार पूर्व का कहा जाता था। किसे कहा जाता था जी? उर को। ठीक है ना, उर प्रवेश द्वार था। कहाँ का था? मेसोपोटामिया का था। ठीक है, इसे पूर्व कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पूर्व का कहा जाता था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का देखेंगे कुछ तथ्य। क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 27 का है हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसोंग भारत आया था। कौन आया था जी? हेनसोंग आया था। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है हेनसोंग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। कब किया? 629 ईस्वी में। कहाँ से? चीन से भारत के लिए। कौन? हेनसोंग। और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। ठीक है, कहाँ पहुंचा? भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। कितना टाइम तक यात्रा किया? तो 1 साल तक यात्रा किया और उसके बाद भारत का जो राज्य था कपिसा वहां पर पहुंचा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 1645 ईस्वी में चीन लौट गया। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा हर्षवर्धन भारत में हर्षवर्धन के शासनकाल में आया हुआ हेनसोंग भारत में कितने दिनों तक ठहरा? तो भारत में 15 वर्षों तक ठहरा जी। कितना टाइम तक ठहरा? 15 वर्षों तक ठहरा। पूछा जाएगा हेनसोंग भारत से कब गया था? तो हेनसोंग भारत से 645 ईस्वी में चीन गया था। अब हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है यह बौद्ध धर्म की शिक्षा एवं पुस्तकों का संग्रह करने आया था। जो था हेनसोंग भारत क्यों आया था? किस कारण से आया था भारत? तो यह जो था बौद्ध धर्म की शिक्षा एवं पुस्तकों का संग्रह करने आया था। ठीक है ना, एकत्रित करने आया था। अब हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है हेनसोंग कांच नरसिंहवर्मन एक के समय और वातापी बदामी पुलकेशिन II के समय यात्रा किया। कब किया? हेनसोंग जो था वहाँ पर, यहाँ पर राजा का नाम दिया हुआ है। पहला है कांच नरसिंहवर्मन एक के समय और दूसरा है वातापी यानी कि बदामी पुलकेशिन II के समय यात्रा किया। ठीक है, 2 बार, इतना बार और यात्रा किया था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है इसी से रिलेटेड। चलिए देखिए, यह नालंदा में 5 वर्ष छात्र एवं शिक्षक के रूप में भी भूमिका निभाया। जो हेनसोंग था, हेनसोंग नालंदा विश्वविद्यालय था, वहाँ पर 5 वर्षों तक छात्र एवं शिक्षक के रूप में भूमिका निभाया, यानी रह करके पढ़ा और पढ़ाया, दोनों काम किया। नेक्स्ट पॉइंट, कनौज की 6ठी महासभा की अध्यक्षता की। हेनसोंग जो था वो कनौज की 6ठी जो महासभा हो रही थी उसकी अध्यक्षता भी किया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है इसी से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन जी? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन भारत आया था? फाहियान भारत आया था। अब हम लोग 28 का डिस्कशन कर लेंगे। चलिए, हम लोगों का जो 28 है वो 28 शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र ने की थी। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना
पुष्यमित्र ने की थी। ठीक है, कब किया था जी? तो 185 ईसा पूर्व में की थी। नेक्स्ट पॉइंट, शुंग वंश ने स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर दिया था। ठीक है, शुंग वंश ने संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ, ठीक है ना, इसकी हत्या कर दिया था। अब हम लोगों को नेक्स्ट पॉइंट है, शुंग वंश की राजधानी विदिता को बनाया गया। शुंग वंश की राजधानी कहाँ बनाया गया जी? शुंग वंश की राजधानी विदिता को बनाया गया। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है, 2 अश्वमेघ पुष्यमित्र शुंग ने दिया। ठीक है ना, 2 अश्वमेघ पुष्यमित्र शुंग ने दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, पतंजलि एक अश्वमेघ यज्ञ में प्रधान पुरोहित की भूमिका निभाई। कौन प्रधान पुरोहित की भूमिका निभाई? तो पतंजलि। ठीक है ना, एक अश्वमेघ यज्ञ में। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, शुंग काल में हिंदू धर्म का पुनः उत्थान हुआ। ठीक है ना, कौन काल में जी? शुंग काल में हिंदू धर्म का फिर से उत्थान हुआ, यानी कि हिंदू धर्म धीरे धीरे बढ़ने लगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन है 29 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है। किसका मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर जो था उसका मकबरा भारत में नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, जहांगीर की मृत्यु कश्मीर के भीमवाड़ा में हुआ। जो जहांगीर था, जहांगीर की मृत्यु कहाँ हुई? तो जहांगीर की मृत्यु कश्मीर के भीमवाड़ा में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जहांगीर को लाहौर के पास सहदारा में दफनाया गया, जहां उनका मकबरा था। ठीक है, जहांगीर का मकबरा कहाँ था? तो जहांगीर का मकबरा सहदारा में था। कहाँ था जी? सहदारा में, और सहदारा में ही उन्हें दफनाया गया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। कहाँ है? अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है जी औरंगजेब। ठीक है ना, औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। जो औरंगजेब था, औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट पॉइंट, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है जी? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है। 30 का हम लोग डिस्कशन करेंगे जी। 30 नंबर का डिस्कशन देखिए, मेरठ से भारत की प्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई। ठीक है ना, मेरठ से, कहाँ से जी? मेरठ से भारत की प्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई। नेक्स्ट पॉइंट, 10 मई 1857 को मेरठ से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? मेरठ से पहला स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ? यह हुआ 10 मई 1857 को। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, बीडी सावरकर। नाम क्या है? बीडी सावरकर ने सर्वप्रथम 1909 में प्रथम भारत की स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखे। ठीक है, कौन पुस्तक लिखा जी? तो बीडी सावरकर ने। कौन लिखा? बीडी सावरकर ने। कब लिखा? 1909 में, सॉरी, कब लिखा? 1909 में पहला भारत की स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है, बेंजामिन डिज़रायली ने। ठीक है, बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 में सैनिक विद्रोह को जन विद्रोह कहा। ठीक है, सैनिक विद्रोह को कौन नाम से जाना? सैनिक विद्रोह को जन विद्रोह कहा। कौन कहा? बेंजामिन डिज़रायली ने कहा। कब कहा? 1857 में कहा। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने
एनफील्ड राइफल का विद्रोह करते हुए अंग्रेज अधिकारी बाघ की गोली मार दी। ठीक है ना, अंग्रेज अधिकारी जो था कौन था जी, बाघ था, इसकी गोली मार दिया। कौन मार दिया गोली, तो मंगल पांडे ने। ठीक है, एनफील्ड राइफल का विद्रोह करते हुए, किसका विद्रोह करते हुए, एनफील्ड राइफल का विद्रोह करते हुए अंग्रेज का अधिकारी था बाघ, बाघ की गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है, अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 का डिस्कशन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 जो था जी उसका डिस्कशन कर रहे हैं। भारत में व्यापार करने वाला प्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली था। कौन था, पुर्तगाली। यूरोप का पहला कंपनी भारत में आया था, वो था पुर्तगाली कंपनी। ठीक है ना, यूरोपियन कंपनी था पुर्तगाली। नेक्स्ट पॉइंट इसी में है, 17 मई 1948 को वास्को डी गामा भारत के केरल में जैमोरिन के दरबार में आया। ठीक है, कब आया वास्को डी गामा भारत, कब आया था, तो वास्को डी गामा भारत 17 मई 1948 को आया था। भारत में वास्को डी गामा कब आया था जी, भारत में वास्को डी गामा 17 मई 1498 को आया था। वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा था भारत में सबसे पहली बार, तो केरल में। ठीक है ना, केरल में जैमोरिन के दरबार में। किसके दरबार में ठहरा था, जैमोरिन के दरबार में। नेक्स्ट पॉइंट है, पुर्तगाली का प्रथम कारखाना भारत कोचीन में। ठीक है ना, कोचीन में 1502 ईस्वी में स्थापित हुआ। कहाँ स्थापित हुआ जी, कहाँ स्थापित हुआ, तो कोचीन में स्थापित हुआ। कब स्थापित हुआ, 1502 ईस्वी में स्थापित हुआ पुर्तगालियों का पहला कारखाना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, चलिए अंग्रेज 1608 में भारत आया। ठीक है ना, अंग्रेज सबसे पहले भारत कब आया, तो अंग्रेज सबसे पहले भारत में 1608 में आया। नेक्स्ट पॉइंट, डच 1602 ईस्वी में भारत आने वाले यूरोपीय कंपनी थी। ठीक है ना, जो डच था वो भारत में 1602 ईस्वी में आने वाला यूरोपियन कंपनी थी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट का डिस्कशन करेंगे। हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है 1857 में लखनऊ में विद्रोह रिवोल्ट का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। 1857 में लखनऊ में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया, उसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बेगम हजरत महल को मह कपरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है जी, मह कपरी। ठीक है ना, बेगम हजरत महल को मह कपरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जी, वाजिद अली शाह अवध के नवाब थे। ठीक है ना, वाजिद अली शाह कहाँ के नवाब थे, तो अवध के नवाब थे। अब हम लोग इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट का डिस्कशन करेंगे। चलिए देखिए, इसी में नेक्स्ट पॉइंट है जी बेगम हजरत। ठीक है ना, बेगम हजरत महल वाजिद अली शाह की राजमाता और संरक्षिका थी। ठीक है ना, बेगम हजरत महल जो थी वो वाजिद अली शाह, ठीक है, वाजिद अली शाह की राजमाता थी और संरक्षिका थी। नेक्स्ट पॉइंट, बेगम हजरत महल ने नेपाल भाग गई। ठीक है, बेगम हजरत महल कहाँ भाग गई, तो बेगम हजरत महल नेपाल चली गई। नेक्स्ट पॉइंट है, तापिया टोपे छापा मार युद्ध की सबसे बड़े नायक आधुनिक समय के थे। ठीक है ना, तात्या टोपे, कौन जी, तात्या टोपे छापामार युद्ध का सबसे बड़े नायक आधुनिक समय के थे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में प्रथम गोरिल्ला युद्ध। कौन युद्ध जी, गोरिल्ला युद्ध का नायक संसांग बड़े स्तर के थे। ठीक है, संसांग जो थे वो बड़े स्तर के नायक थे भारत के गोरिल्ला युद्ध के। ठीक है ना, गोरिल्ला युद्ध के सबसे बड़े नायक कौन थे, तो गोरिल्ला युद्ध के सबसे बड़े नायक संसांग थे। नेक्स्ट पॉइंट है,
भारत में छापामार युद्ध, कौन सा युद्ध? छापामार युद्ध। सबसे बड़ा नायक कौन था जी? तो शिवाजी। ठीक है, भारत में छापामार युद्ध का सबसे बड़ा नायक थे शिवाजी। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। हम लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट जो है वो है 33 को हम लोग देखेंगे और 33 को डिस्कशन करते हैं। ठीक है, मेरा जो 33 है जी, चलिए 33 को देखते हैं। 33 है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के केशव चंद्र सेन ने नेतृत्व में स्थापित हुआ। ठीक है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में स्थापना हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? केशव चंद्र सेन थे, उन्हीं के नेतृत्व में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रार्थना सभा की स्थापना केशव चंद्र सेन के प्रेरणा के आत्मा राम पांडुराम और M.G. रानाडे ने 1867 ईस्वी में किया। ठीक है, कब किया जी? 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। ठीक है, कैसे किया गया था? तो ये आत्मराम पांडुरंग और M.G. रानाडे के प्रेरणा से किया गया था। अब हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है लोकहितवादी गोपाल देशमुख को कहा जाता है। ठीक है ना, लोकहितवादी किसे कहा जाता है? तो लोकहितवादी गोपाल देशमुख को कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट पॉइंट है देवेंद्र नाथ। ठीक है ना, देवेंद्र नाथ टैगोर राजा राम मोहन राय की मृत्यु होने पर ब्रह्मा समाज का नेतृत्व किया। कौन किया जी? देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे, देवेंद्र नाथ टैगोर राजा राम मोहन की मृत्यु होने के बाद ब्रह्मा समाज का नेतृत्व किए। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, राजा राम मोहन राय की मृत्यु होने के बाद ब्रह्मा समाज का नेतृत्व किसने किया? तो राजा राम मोहन की मृत्यु होने के बाद ब्रह्मा समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे 34 नंबर क्वेश्चन का। चलिए, बिहार में किसान सभा गठन का औपचारिक जो घोषणा था वो 4 मार्च 1928 को हुई थी। कब हुई थी जी? 4 मार्च 1928 को। ठीक है, बिहार में किसान सभा गठन की घोषणा कब हुई थी? तो 4 मार्च 1928 को। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम बैठक अप्रैल 1936 में लखनऊ में किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? लखनऊ में किया गया था। कब किया गया था? 1936 ईस्वी में किया गया था। ठीक है ना, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? 1936 में। कहाँ हुआ था? तो हुआ था लखनऊ में। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। जो लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा हुआ था उसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो उसका अध्यक्षता किए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, M.G. रंगा प्रथम महासचिव थे। ठीक है, M.G. रंगा अखिल भारतीय किसान सभा के पहला महासचिव थे। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के सबसे बड़े किसान नेता थे। ठीक है, भारत के सबसे बड़े किसान नेता कौन थे जी? तो भारत के सबसे बड़ा किसान नेता थे सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने सोनपुर बिहार किसान सभा की स्थापना की थी। ठीक है ना, इन्हीं के द्वारा सोनपुर बिहार में किसान सभा की स्थापना किया गया था। अब हम लोग चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन पर। तो हम लोगों का 35 नंबर क्वेश्चन है उसका करते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पाम अस्टर्न था। ठीक है ना, 1857 में जो विद्रोह हुआ था उस टाइम ब्रिटिश का प्रधानमंत्री पाम अस्टर्न था। नेक्स्ट पॉइंट है, पाम अस्टर्न प्रधानमंत्री और महारानी विक्टोरिया थी। ठीक है ना, पाम अस्टर्न प्रधानमंत्री और महारानी विक्टोरिया थी उस टाइम।
नेक्स्ट पॉइंट है महारानी विक्टोरिया को साम्राज्ञी औपचारिक रूप से 1 जनवरी 1877 को नई दिल्ली में दिल्ली दरबार के द्वारा घोषित किया गया था। ठीक है ना, जो महारानी विक्टोरिया थी उसको साम्राज्ञी कब घोषणा की गई थी, किया गया था, तो 1 जनवरी 1877 ईस्वी को घोषणा किया गया था नई दिल्ली में दिल्ली दरबार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि भी दी गई। ठीक है ना, इन्हें किस नाम से जाना गया, इन्हें केसर ए हिंद के नाम से जाना गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है जी एलिजाबेथ दू। ठीक है ना, एलिजाबेथ दू सबसे लंबी अवधि तक ब्रिटेन की महारानी बनने का गौरव प्राप्त किया। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रिटेन की महारानी सबसे ज़्यादा दिनों तक कौन बनी है, तो ब्रिटेन की महारानी सबसे ज़्यादा दिनों तक एलिजाबेथ दो बनी है। कौन बनी, एलिजाबेथ दो सबसे ज़्यादा दिनों तक ब्रिटेन की महारानी बनी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 का डिस्कशन करेंगे। कानपुर में 1857 के क्रांति का नेता नाना साहिब थे। ठीक है ना, 1857 में जो कानपुर में विद्रोह हुआ था उसका जो नेता थे वो नाना साहिब थे। नेक्स्ट पॉइंट, नाना साहिब पेशवा बाजीराव एक के दत्तक पुत्र थे। ठीक है ना, कौन पुत्र थे, दत्तक पुत्र थे। किसके पुत्र थे, नाना साहिब पेशवा बाजीराव एक के पुत्र थे। ठीक है ना, पेशवा बाजीराव एक के पुत्र थे। नेक्स्ट पॉइंट है नाना साहिब नेपाल भाग गए थे। नाना साहिब कहाँ चले गए थे, नाना साहिब नेपाल चले गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है तापिया टोपे ने कानपुर में सेनापति की भूमिका निभाई थी। ठीक है, ताता जो टोपे थे वो कानपुर में सेनापति की भूमिका निभाए थे। नेक्स्ट पॉइंट है नाना साहिब को पेंशन देना अंग्रेजों ने बंद कर दिया था। ठीक है, जो नाना साहिब थे उनको अंग्रेजों ने जो पेंशन देते थे वो पेंशन देना बंद कर दिए थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जगदीशपुर आरा में जमींदार बाबू वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह किया। ठीक है, जब इनका बंद कर दिए, पेंशन देना बंद कर दिए, तो जगदीशपुर आरा में जमींदार हुआ करते थे बाबू वीर कुंवर सिंह, इन्होंने इसका विद्रोह किया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 का डिस्कशन करेंगे जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 37 है उसमें लिखा हुआ है हम लोगों का नेहरू राष्ट्रभक्त है। इसका जो है नेहरू राष्ट्रभक्त है, जबकि जीना राजनैतिक, यह कथन किनका था। ठीक है ना, यही था ना क्वेश्चन। तो नेहरू राजभक्त है जबकि जीना राजनीतिक, यह कथन मौलाना आज़ाद का है। ठीक है, किनका कथन है, मौलाना आज़ाद का है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इस पर, मौलाना आज़ाद ने अल हिलाल समाचार पत्र निकाला। जो मौलाना आज़ाद थे वो अल हिलाल समाचार पत्र निकाले थे। नेक्स्ट पॉइंट है इन्होंने अहरार आंदोलन शुरू किया। कौन आंदोलन शुरू किया जी, अहरार आंदोलन शुरू किया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रवादी विचारधारा को अधिक प्रखर बनाना था। ठीक है ना, जो मौलाना आज़ाद थे वो अहरार आंदोलन शुरू किए जिसका मेन उद्देश्य था राष्ट्रवादी विचारधारा को अधिक से अधिक प्रखर बनाना। अब नेक्स्ट पॉइंट है सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले मौलाना आज़ाद थे। ठीक है ना, कांग्रेस के सबसे कम उम्र के बनने वाले अध्यक्ष जो थे वो मौलाना आज़ाद थे। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं इसी का, सबसे अधिक समय तक सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष स्वतंत्रता से पूर्व रहने वाले थे। ठीक है ना, वाले भी थे। इसका कहने का मतलब है कि सबसे अधिक समय तक, सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष स्वतंत्रता से पहले कौन रहे थे, तो स्वतंत्रता से पहले भी कांग्रेस का सबसे ज़्यादा अध्यक्ष रहे थे मौलाना आज़ाद।
अब हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 38 है, महात्मा गांधी को राम राज्य के युगल सिद्धांत सत्य और अहिंसा पर स्थापित थे। ठीक है ना, किस चीज पर स्थापित थे? तो युगल सिद्धांत सत्य और अहिंसा पर स्थापित थे। ठीक है, इसमें जो है मेरा पॉइंट है, गांधी का अस्त्र शस्त्र सत्य, अस्त्र शस्त्र सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, अवज्ञा, असहयोग, असहयोग, हड़ताल, धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन आदि थे। ठीक है ना, गांधी जी का जो अस्त्र शस्त्र था वो था सच्चाई, अहिंसा, सत्याग्रह, अवज्ञा, असहयोग, हड़ताल, धरना प्रदर्शन, ये सब उनके अस्त्र शस्त्र थे। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सत्य और अहिंसा में सत्य को गांधी जी महत्व देते थे। ठीक है, सत्य और अहिंसा में गांधी जी हमेशा सत्य को महत्व दिया करते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी का मानना है कि सत्य और अहिंसा कायरों का हथियार नहीं है। जो सत्य और अहिंसा है वो निडरों का हथियार है, कायरों का हथियार नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं जी। मेरा क्वेश्चन नंबर जो 39 था उसका डिस्कशन, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार का गठन राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने किया। कौन किए थे? राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने किए थे। इसी में है पहला पॉइंट, राजा महेंद्र प्रताप सिंह 1915 ईस्वी में काबुल, ठीक है ना, काबुल में अस्थायी सरकार की स्थापना की और स्वयं प्रधानमंत्री बने। कब किए थे जी? तो 1915 ईस्वी में किए थे, काबुल में अस्थायी सरकार की स्थापना, और ये खुद प्रधानमंत्री बने थे। कौन बने थे? तो ये थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है इसी का, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए, जो 40 है उसको इसी में और पॉइंट जो था उसको हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं और पॉइंट को हम लोग, चलिए पॉइंट करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र जो बोस थे वो अस्थायी सरकार की स्थापना किए थे वो भी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की है। लाला जो हरदयाल थे गदर पार्टी की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1913 ईस्वी में किए थे। लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में किए थे। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है इसी पर, 1944 ईस्वी में सतारा में बाई पी चौहान और नाना पाटिल, ठीक है, बाई वी चौहान और नाना पाटिल के द्वारा समानांतर सरकार चलाया गया जो सबसे लंबी अवधि तक रहा। ठीक है, किनके द्वारा? तो 1944 ईस्वी में सतारा में, कौन सा जगह में जी? 1944 में सतारा में बाई पी चौहान और नाना पाटिल के द्वारा समानांतर सरकार चलाया गया जो सबसे ज़्यादा दिनों तक चला भी। अब हम लोगों का जो है वो है 40 का डिस्कशन करेंगे। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ। जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था वो कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। इस पर पॉइंट है, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। ठीक है, जो लाहौर अधिवेशन था उसका अध्यक्षता जो कर रहे थे वो कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया। क्या पारित किया गया? पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव सबसे पहले 1922 ईस्वी में हसरत मोहनी ने रखा। किसने सबसे पहले रखा था? हसरत मोहनी ने सबसे पहले पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, कब रखा था? तो 1922 ईस्वी में रखा था। अब हम लोग क्वेश्चन 41 का डिस्कशन करेंगे जी। हम लोग का क्वेश्चन 41 है, गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भांगर मिट्टी से पुकारते हैं। किस मिट्टी से पुकारते हैं? भांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, जो गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी मिट्टी है उसको हम लोग भांगर मिट्टी के नाम से जानते हैं।
अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, गंगा नदी के द्वारा लाया गया नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। जो गंगा है उसके द्वारा जो नई मिट्टी लाई जाती है, जो नया नया जलोढ़ मिट्टी लाया जाता है, उसको खादर बोलते हैं। ठीक है, भारत की मुख्य मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। भारत की जो मुख्य मिट्टी है कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, लाल मिट्टी, लाल मिट्टी लौह ऑक्साइड के कारण लाल होती है। जो लाल मिट्टी होती है, जो लाल मिट्टी होती है वो लौह अयस्क के कारण, लौह ऑक्साइड, किसके कारण जी? लौह ऑक्साइड के कारण लाल होती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 का डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 42 है, बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण श्री गणेश, ठीक है ना, निर्माण जो हुआ था 1954 ईस्वी में किया था। बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। इसमें पॉइंट पहला है, कोसी प्रोजेक्ट भारत और नेपाल सरकार का संयुक्त प्रोजेक्ट था। जो कोसी का जो प्रोजेक्ट था वो भारत और नेपाल दोनों का एक साथ प्रोजेक्ट था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, कोसी नदी गोसाई थान चोटी के उत्तर से निकलती है। जो कोसी नदी है, कोसी नदी कहाँ से निकलती है जी? कोसी नदी गोसाई थान चोटी से निकलती है। ठीक है ना, पूछा जाएगा कि कोसी नदी कहाँ से निकलती है, तो कोसी नदी गोसाई थान चोटी से निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोसी नदी मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कोसी नदी जो है वो हमेशा अपना मार्ग बदल देती है और इसीलिए ये अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए प्रसिद्ध है। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ठीक है, जो कोसी नदी है बिहार को कोसी को शोक बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर हर साल बाढ़ आ जाती है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 का डिस्कशन करेंगे जी। हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 43 है, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। जो नागार्जुन सागर बांध है कहाँ है? कृष्णा नदी पर है। इस पर जो पॉइंट है, मेरा पहला पॉइंट है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट, जवाहर सागर प्रोजेक्ट चंबल नदी पर है। जवाहर सागर प्रोजेक्ट कहाँ है जी? तो जवाहर सागर प्रोजेक्ट चंबल नदी पर है। नेक्स्ट पॉइंट, राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर है। ठीक है, चंबल नदी पर कौन कौन से है? जवाहर सागर प्रोजेक्ट जो है वो भी चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर जो परियोजना है वो भी चंबल नदी पर है। अब नेक्स्ट पॉइंट, बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है। ठीक है ना, जो सोन नदी है, सोन नदी पर कौन सा है जी? तो बाण सागर परियोजना। ठीक है, अब नेक्स्ट है, गंगा सागर प्रोजेक्ट चंबल नदी पर है। ठीक है, चंबल नदी पर 3 हो गए, एक गंगा सागर प्रोजेक्ट चंबल नदी पर है, राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर है, और इसके बाद जवाहर सागर प्रोजेक्ट जो है वो भी चंबल नदी पर है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 का डिस्कशन करेंगे। जो मेरा क्वेश्चन नंबर 44 है, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया देशों में भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, भूमध्य रेखा किन किन देशों में गुजरती है? तो भूमध्य रेखा कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया देशों में गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ता है। ठीक है ना, जो भूमध्य सागर है और लाल सागर को कौन नहर जोड़ता है जी? स्वेज नहर जोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अस्ट्रोमबली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ अस्ट्रोमबली को कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोगों का जो है नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं। मेरा नेक्स्ट है 45। ठीक है ना, ये लास्ट है, इसका हम लोग करते हैं डिस्कशन। भारत और अफगानिस्तान। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीचों बीच कौन सा रेखा है जी? डुरंड रेखा है। डुरंड रेखा वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। आज के डेट में वर्तमान में ये रेखा पाकिस्तान बंटवारा होने के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, डुरंड
डुरंड रेखा 1893 ईस्वी में निर्धारित किया गया था। डुरंड रेखा कब निर्धारित किया गया था? डुरंड रेखा जो था वो 1893 में निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है मैकमोहन रेखा, ठीक है ना। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच, मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच 1914 में बनाया गया था, ठीक है। 1914 में मैकमोहन रेखा को बनाया गया, जो चीन और भारत के बीच बनाया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच बनाया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा बनाया गया जी? भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा बनाया गया, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अपना एपिसोड के साथ, नेक्स्ट सीरीज के साथ। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और सभी स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सकें। और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। थैंक यू।